गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं विनीत स्वागत करता हूं आप सभी का संदीप क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई को और भी अच्छा करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा। और जो हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है साइंस की, उससे आपको कितना बेनिफिट्स हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, और क्या क्या आप प्रोसीजर अपना रहे हैं जो हमने आप डिस्कस किया कि कैसे कैसे चीज़ें कैसे पढ़ने, कैसे टेस्ट लगाने और कैसे साइंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा ये साइंस के सेशन में आपको कितना बेनिफिट्स हो रहा है ये भी कमेंट में बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, दोस्तों में क्लास को भी शेयर करिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना विलंब के। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कपाने के कारण का प्रतिपादन किया जाता है। सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कपाने के कारण का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे ठंडियों में अपने आप कंपकपाहट होती है, तो वो क्यों होती है देख लीजिए। क्या किसके ये जो कंपकपाहट होती है तो ये ताप गति के सेकेंड नियम के अनुसार होती है। ताप गति का सेकेंड नियम, दूसरा नियम, द्वितीय नियम। तो ये याद कर लीजिए। जो ठंड मौसम में जब कंपकपाहट होती है तो ये किसके कारण होती है? ये ताप गति के द्वितीय नियम के कारण। किसके कारण? ताप गतिकी के द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ से। तो देख लीजिए कौन सा है। ताप गति का प्रथम नियम नहीं, ताप गति का तृतीय नियम नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ताप गति का सेकेंड नियम, ताप गति का दूसरा नियम। तो आंसर इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई का कारण। जैसे अब देखो क्या क्या पूछेगा इससे, कि बाल्टी में सिक्का पड़ा हल्का ऊपर क्यों दिखाई देता है, या फिर साफ पानी में जो मछली तैर रही वो हल्का ऊपर उठी क्यों दिखाई देती है, या फिर पूछेगा जो पानी में एक रॉड पड़ी है, साफ पानी में एक रॉड पड़ी है, वो तिरछी क्यों दिखाई देती है। ये जो जितने भी चीजें पूछेगा ये सब का कारण एक ही होता है, वो होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। क्या क्या पूछेगा आप देख लीजिए। पानी में मछली हल्का ऊपर दिखाई देना, हल्का ऊपर दिखाई देना। नंबर 1 ये बात पूछेगा। नंबर 2, बाल्टी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा दिखा देना। बाल्टी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना, हल्का ऊपर उठा दिखाई देना, या प्रतीत होना, प्रतीत होता। नंबर 3 क्या पूछेगा, कि एक बकेट में या रॉड पड़ी है जो वो तिरछी दिखाई देना, या फिर बाल्टी में पड़ी रॉड, बाल्टी हो या फिर कोई जिसमें साफ पानी भरा है उसमें बाल्टी में पड़ी रॉड तिरछी दिखाई देना, तिरछी दिखाई देना। ये सब का कारण क्या है? ये सब का सिर्फ एक ही कारण है, वो है अपवर्तन। ठीक, ये सब का कारण खाली एक ही है, वो है अपवर्तन। अब देख लीजिए अपवर्तन कहाँ है। प्रकाश के रेखीय संचरण नहीं। परावर्तन मतलब परावर्तन की डेफिनेशन ये है, अगर कोई चिकनी सतह पर कोई भी किरणें पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो फिर भी पुनः दूसरी डायरेक्शन में चली जाती हैं। जैसे मान लो ये चिकनी सतह है, फिर उसके एंगल पर डिपेंड करेगा कि वो रिफ्लेक्ट किस दिशा में होंगी। मान लो इस पे रे पड़ी तो इस पे रे पड़ी, ठीक, तो ये तुरंत रिफ्लेक्ट होंगी, ये तुरंत इसके एंगल पर डिपेंड करेगा, वो तुरंत रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये क्या है? ये परावर्तन है। परावर्तन।
अपवर्तन मतलब अपवर्तन के लिए क्या होगा, अपवर्तन के लिए एक माध्यम चाहिए रहेगा, एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में कोई चीज जाएगी तो हल्का अपना डायरेक्शन बदल लेगी। अपवर्तन की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, अगर अपवर्तन की डेफिनेशन की बात करेंगे क्या क्या लिखेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग बदल जाता है, जो 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 उस वेग से जा रही होती है, प्रकाश का वेग वो बदल जाता है। प्रकाश के वेग का बदलने के कारण होता है। अगर परावर्तन की बात करेंगे तो यह क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, परावर्तित हो जाना। प्रकाश के वेग का परावर्तन हो जाना। अब इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अगर पूछेगा कि हीरा कैसे चमकता है, हीरे का चमकना। नंबर तो क्या पूछेगा, गर्मियों के मौसम में रोड पे पानी दिखता है ना, उसको मरीचिका बोलते हैं। मरीचिका का बनना, क्या बोलेगा, मरीचिका। नंबर 2 मरीचिका दिखना। और क्या पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का चमकना। या फिर और भी पूछेगा केस नली का चमकना, या फिर और भी पूछेगा आपका ये सब क्रियाएं जो होंगी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होंगी, ये जितनी क्रियाएं होंगी। बट अगर अपवर्तन की बात करेंगे तो पानी में मछली हल्की ऊपर दिखाई देना, रॉड टेढ़ी दिखाई देना, पानी में पड़ा सिक्का हल्का ऊपर उठा दिखाई देना, या फिर गहरी सतह के कारण पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, ये अपवर्तन का कारण है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर इज डी। वो कम गहरी से दिखाई देती है क्योंकि उसका मीडियम बदल जाता है, माध्यम बदल जाता है, उसका प्रकाश के वेग का माध्यम बदल जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव की अगर बात करेंगे, सरफेस टेंशन। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी, तो इसके बराबर होता है बल न्यूटन बटे मीटर। तो न्यूटन इसकी यूनिट होगी न्यूटन बटे मीटर, या लंबाई, या उसका माध्यम का लेंथ विड्थ, या कुछ भी एक चीज रहेगी। अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन बटे मीटर सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन अब इसकी वजह से होगा क्या, बारिश में बूंद का जो गोल होना, बारिश की बूंद का गोल होना किसका कारण है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का कारण है। पृष्ठ तनाव का कारण है सरफेस बारिश की बूंद का गोल होना, या फिर हल्की पतली सी केस नली में पानी का ऊपर चढ़ना, या फिर केस नली में पानी का ऊपर चढ़ना। और इसका कारण क्या होगा, देखो डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, इसी वजह से वो जो पाउडर होता है वो बहुत अंदर तक कपड़े में चला जाता है और साफ करता है। डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम होने के कारण कपड़ों का साफ होना, कपड़े का साफ होना, ये सब पृष्ठ तनाव के कारण होंगे। तो अब देख लीजिए इसमें पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होगा, अणुओं के बीच गुरुत्व बल नहीं, अणुओं के बीच विद्युतीय बल नहीं,
अणुओं के बीच आसंजक बल नहीं, अणुओं के बीच सहसंजक बल होगा तब आपका पृष्ठ तनाव पैदा होगा। तो ये नहीं होगा, अणुओं के बीच सहसंजन बल, हाँ ये होगा, अणुओं के बीच सहसंजन बल। तो ऑप्शन डी सही होगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मरग मरीचिका, वही क्वेश्चन जो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया उसमें। मरग मरीचिका का कारण है, कौन सा कारण हो सकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर डी इज करेक्ट। प्रकाश का ध्रुवण, ध्रुवण क्या कहलाएगा? ध्रुवण मतलब ये कि हम किसी जिस चीज को हम जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में उसको मोड़ सके, तो वो ध्रुवण कहलाएगा अपना। तो देखो ध्रुवण की घटना पूछेगा इसके ध्रुवण से कि ध्रुवण की घटना किसमें पॉसिबल है? किसमें पॉसिबल है? तो किसमें पॉसिबल है? केवल प्रकाश में, केवल प्रकाश में, ना कि ध्वनि। ध्रुवण की प्रक्रिया, ध्रुवण की घटना किसमें पॉसिबल है? प्रकाश में। ध्वनि में पॉसिबल नहीं, ध्वनि को हम अपनी डायरेक्शन, हम अपने हिसाब से उसको मोड़ नहीं सकते, लेकिन प्रकाश को हम मोड़ सकते हैं शीशा लगा के। मान लो एक शीशा यहाँ लगा दिए तो इसका प्रकाश पड़ा, अब ऐसे जाना, एक शीशा यहाँ लगा दिया, जिस डायरेक्शन में मोड़ना उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा वो। तो हम इसको मोड़ सकते हैं, प्रकाश को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, बट हम ध्वनि को नहीं मोड़ सकते। तो ध्रुवण की घटना किसमें पॉसिबल है? प्रकाश में केवल पॉसिबल है, ध्वनि में पॉसिबल नहीं है, ध्वनि में पॉसिबल नहीं है। अब विवर्तन, विवर्तन मतलब छोटी चीज की परछाई नहीं बनती, एक बाल जैसे है, बाल की परछाई पीछे नहीं बनेगी, तो विवर्तन हो गया। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, प्रकाश का ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका होगा डी। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका बनेगी, हीरे का चमकना होगा और ऑप्टिकल फाइबर का चमकना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां आता है, कहां से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो जारी होने वाला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? जब जल से अभिक्रिया करता है। तो कहां से, कैसे आएगा? जब जल से अभिक्रिया करेगा। कैसे मिलेगा? जब जल से अभिक्रिया करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा। देख लो किससे अभिक्रिया करेगा, कहां से आता है? जल से आता है, जल से अभिक्रिया करने के बाद जल से आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर लेंगे। CO2 एटमॉस्फेयर में कितना मिलेगा? 0.03%। अब कार्बन डाइऑक्साइड आप इसमें आपका जो किसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? आपका ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में। जाइलम, जाइलम आप सभी को पता है क्या करता है? जब नीचे से ऊपर की तरफ जल ले जाता है, नीचे से पौधों में नीचे से ऊपर की तरफ जल ले जाने का काम करता है, काम करता। अब क्लोरोफिल क्या करेगा? क्लोरोफिल क्या करेगा? ये पौधों में जो पत्तियों का हरा रंग होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। पत्तियों में हरा रंग प्रोवाइड करता, हरा रंग देता। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है पुष्पों में स्त्री केसर, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? पुष्पों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाएगा? शीर्ष भाग को कहते हैं स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। याद कर लो इसको। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को स्टिग्मा बोलते हैं। देख लो आंसर कौन? वर्तिकाग्र, हाँ वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। अगर इसकी हिंदी की बात करेंगे तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो आंसर डी इज करेक्ट। अगर पूछेगा पौधों में स्त्री केसर का जो प्रजनन भाग है तो कौन सा होगा? पौधों के प्रजनन भाग, प्रजनन भाग
तो देखो पौधों में प्रजनन भाग होगा, तो अगर पुरुष की बात करेंगे तो क्या होगा, और स्त्री की बात करेंगे तो क्या होगा। देखो पुरुष में बात करेंगे तो पुंकेसर, पुंकेसर, और स्त्री में स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, सारे स्त्री के जनन भाग हैं। तो नंबर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पराग को जानते हो, पराग मतलब वो अपने आप जो पोलिनाइजेशन करेंगे ना उस चीज को, उनके सर पुरुष का जनन भाग होगा, बीजांड बीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, अच्छा वायुमंडल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा ना, हमारे शरीर में रक्त का दाब होगा, तो जो हमारे शरीर में रक्त का दाब होगा तो वायुमंडल से अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। अगर वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएगा तो देखो, जिनका जैसे कभी एक क्वेश्चन पूछता है वायुमंडल दाब से जब कम होगा तब पूछेगा, फ्लाइट में जो पेन होते हैं तो उनकी स्याही निकल जाती है वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण। कुछ लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि ऊंचाई पर जाने पे नाक से खून क्यों निकलता है, वायुमंडलीय का दबाव कम होने के कारण, क्योंकि अंदर का जो दाब है शरीर का दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा तो खून निकल आएगा। तो देखो इसमें वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण नहीं, वायुमंडलीय दाब से अधिक, हाँ वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो मानव शरीर का रक्त दाब होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। अगर वायुमंडलीय दाब कम हो जाए, वहां पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो नाक से खून निकल आएगा, नाक से खून निकलने लगेगा। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वायुमंडलीय दाब के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, वायुमंडलीय दाब से कम नहीं होगा, तो आंसर बी आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऊतक क्या होता है, ऊतक टिश्यू, ऊतक क्या होंगे। ऊतक की अगर सबसे छोटी इकाई कहेंगे तो क्या होगा, देखो ऊतक, ऊतक को बोलेंगे टिश्यू, टिश्यू, ठीक है। अब इसकी सबसे छोटी इकाई सेल होगी, ग्रुप ऑफ सेल। देखो ग्रुप ऑफ सेल, सेल के एक समूह को ऊतक कहा जाएगा, सेल के एक समूह को ऊतक कहा जाएगा। अब देखो ऊतक, ऊतक सेल के एक समूह को ऊतक कहा जाएगा, तो उसमें स्टेटमेंट देख लीजिए, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं, नहीं, वे कोशिकाएं जो दिखने में और कार्य करने में समान होंगी वो टिश्यू रहेंगी। अब देख लो, सारे पढ़ लो, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती, नहीं भिन्न नहीं होंगी। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होंगी, ना ये भी जो दिखने और कार्य करने में समान होंगी वो आपका टिश्यूज कहलाएंगी। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में क्या होंगी, समान होंगी, जो दिखने में और कार्य करने में समान होंगी वो क्या कहलाएंगे, वो टिश्यूज कहलाएंगे। तो आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी करेक्ट। आप इसको याद कर लीजिए, टिश्यू क्या होंगे, टिश्यू जो वो होंगे जो दिखने और कार्य करने में समान होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने होंगे बॉडी में, देखो नंबर 1 की बात करेंगे तो ब्लड या फिर रक्त, खून। नंबर 2 की बात करेंगे तो बोन, हड्डी, बोन या हड्डी। तो ये अगर हड्डी की बात करेंगे तो हार्ड टिश्यू है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, बॉडी का हार्ड टिश्यू कौन है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कौन है, या फिर हार्ड संयोजी ऊतक, कठोर संयोजी ऊतक पूछ लेगा। तो कठोर संयोजी ऊतक पूछेगा तो बोन देंगे आंसर, कठोर संयोजी ऊतक पूछेंगे तो बोन देंगे ऊतक। अगर संयोजी ऊतक की बात करेगा तो दोनों होंगे, ब्लड भी और बोन भी। अब देख लीजिए कौन सा है, संवहनीय बंडल नहीं, त्वचा, त्वचा संयोजी ऊतक है, ब्लड संयोजी ऊतक है, हड्डी संयोजी ऊतक है। देख लीजिए हड्डी, हाँ हड्डी संयोजी ऊतक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। ऊतक, ऊतक की छाल, ऐसा तो कुछ होता नहीं, ऊतक कौन होगा, या तो ब्लड होगा या तो बोन होगा, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक और स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अब देख लो, स्थायी ऊतक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, पौधों की बात करेंगे। देखो पौधों में अगर टिश्यू की बात करेंगे, पौधों में टिश्यू की बात करेंगे तो 2 प्रकार के होंगे, एक तो विभाज्य ऊतक, कौन से, विभाज्य ऊतक,
विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक। नंबर 2 की बात करेंगे स्थायी ऊतक, नंबर 2 की बात करेंगे स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। अब ये क्या काम करेंगे, ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, पौधे के ग्रोथ में, पौधे के विकास में हेल्प करेंगे, पौधे के ग्रोथ में हेल्प करेंगे, पौधे के विकास में हेल्प करेंगे। अब स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो स्थायी ऊतक 2 तरीके के रहेंगे, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक। नंबर 2 जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो इसमें भी 3 पार्ट रहेंगे, इसमें भी 3 पार्ट रहेंगे। नंबर 1 पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। नंबर 2 की बात करेंगे तो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। नंबर 3 की बात करेंगे तो स्केलेरनकाइमा, स्केलेरनकाइमा, स्केलेरनकाइमा। अब देखो अगर पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा फूड पैकेजिंग में, फूड पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग, ये हेल्प करेगा फूड पैकेजिंग में। कोलेनकाइमा क्या करेगा, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कोमलपन या फिर लचीलापन। ये क्या करेगा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या करेगा, लचीलापन, 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 लचीलापन प्रोवाइड करेगा। स्केलेरनकाइमा क्या करेगा, स्केलेरनकाइमा हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, कठोरता, कठोरता प्रोवाइड करेगा। तो अब देख लो, अब जटिल ऊतक की बात करेंगे, ये भी 2 तरीके के होंगे। 2 तरीके कौन कौन से, नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जाइलम अभी बताए भी थे, जो जल पहुंचाने का काम करेंगे, जल से उसके हर एक पत्तियों तक वो जाइलम होंगे। फ्लोएम मतलब जो प्रकाश संश्लेषण से फूड बनाया है पत्तियों द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसको पूरे प्लांट्स में सर्कुलेट करना ऊपर से नीचे, वो फ्लोएम करेंगे। अब देख लो इसमें क्या पूछा है, कौन सा स्थायी ऊतक पौधों में कठोर और मजबूती प्रोवाइड करता है, मजबूत बनाता है। तो कठोर और मजबूत कौन बना रहा है, स्केलेरनकाइमा, स्केलेरनकाइमा। देख लीजिए आंसर कौन सा होगा, कोलेनकाइमा नहीं। कोलेनकाइमा क्या कर रहा है, कोलेनकाइमा लचीलापन, कोलेनकाइमा लचीलापन, तो कोलेनकाइमा होगा नहीं। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा किस काम में आता है, फूड पैकेजिंग में। एरेन्काइमा नामक कोई चीज होती नहीं, एरेन्काइमा प्लांट टिश्यूज में होते नहीं, प्लांट ऊतक में, प्लांट ऊतक में होता नहीं, प्लांट ऊतक में होता ही नहीं ऐसा कुछ। तो क्या होगा, स्केलेरनकाइमा, स्केलेरनकाइमा। आंसर बी इज करेक्ट। इसको नोट कर लिए अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से है, मोलस्का परिवार से, मोलस्का परिवार से कौन सा होगा, मोलस्का परिवार से स्टार मछली नहीं, केचुआ नहीं, काकरोच भी नहीं है, कौन सा होगा, घोंघा। घोंघा कौन से परिवार से होगा, मोलस्का परिवार से। इसको आप याद भी कर लीजिए, जो चीजें याद करने वाली होंगी वो हम बता देंगे, जो चीजें याद करनी रहेंगी उनको याद करते चलिए बराबर साथ में ही। घोंघा क्या होगा, मोलस्का ग्रुप का होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्र जीव, पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्र जीव है, समुद्र जीव है कौन सा। देखो मोलस्का ग्रुप जो घोंघा होता है पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होता, कभी कभी बाहर भी आ जाता है ना, तो ये तो होगा नहीं अंदर आंसर। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप होगा जो, तो जीवों का सबसे बड़ा ग्रुप आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में एक बात याद रखिए, जीवों का सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप जो रहेगा वो कौन सा होगा, आर्थ्रोपोडा। और नेमेटोडा नहीं, तो कौन सा होगा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा
ऐसा है जो पूरी तरीके से समुद्री जीव है, पूरी तरीके से समुद्री जीव है। आंसर बी इज करेक्ट, इकाइनोडर्मेटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होगा। याद कर लीजिए इनको सबको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल होगा, लाल किसका होगा, लाल होगा ह्यूमन बीइंग का, आदमी का, मनुष्य का। गुलाबी किसका होगा, गुलाबी किसी का नहीं होगा। काला नहीं होगा। तो ऑक्टोपस का अगर बात करेंगे तो क्या होगा, नीला। अगर हम बात करेंगे मकड़ी का, पूछेगा मकड़ी के खून का रंग, तो कैसा होगा, हरा होगा मकड़ी के खून का रंग। एक क्वेश्चन और पूछेगा, एक क्वेश्चन इस पे और आएगा, लाल रंग मनुष्य में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होगा। तो लाल रंग किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा होगा बुद्धिमान स्तनधारी। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होगा आपका डॉल्फिन। सबसे ज्यादा बुद्धिमान, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो स्तनधारी है वो अपना डॉल्फिन। तो आंसर ए इज करेक्ट। अगर हम हिरण की बात करेंगे तो हिरण में तो क्वेश्चन हिपोस, हाथी, ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, अब परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है, मतलब पराश्रव्य तरंगे परागध्वनि उत्पन्न करेगा। देखो, एक होती है श्रव्य, एक होती है अपश्रव्य, एक होगी पराश्रव्य, एक होगी पराश्रव्य। अब देखो श्रव्य क्या होगी, ये मनुष्य सुनेगा, मनुष्य सुनेगा। ये कौन सुनेगा, ये सुनेगा चमगादड़, डॉल्फिन, और कौन सुनेगा, चमगादड़, डॉल्फिन और परपोइसिस। अब अपश्रव्य कौन सुनेगा, अपश्रव्य कुत्ता, बिल्ली और सांप, ये अपश्रव्य। अब इनकी रेंज देखो, जो मनुष्य सुन सकता है उसकी रेंज कितनी होगी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक, अब इधर की जो होंगी ये 20 हर्ट्ज से कम। इधर की जो रेंज होगी वो कैसे होगी, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा से अधिक। समझ में आई सारी चीजें। तो अब देख लीजिए, पराश्रव्य तरंगे कौन उत्पन्न कर रहा है, चमगादड़, परपोइसिस और डॉल्फिन। श्रव्य तरंगे मनुष्य उत्पन्न करता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और अपश्रव्य कुत्ता, बिल्ली, सांप। अब कौन उत्पन्न कर रहा है पराश्रव्य तरंगे, हाथी, शार्क, पतंगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, होगा क्या, परपोइसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ये होगा बी आपका, ये होगा सी, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, परपोइसिस भी पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न कर रहा है, डॉल्फिन भी और चमगादड़ भी। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, इसी तरीके से याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द ढूंढे जो समूह से संबंधित नहीं है। विषम ढूंढना है, विषम देखना है। विषम देखो इसमें कौन कौन सा है, हिरण, सांप, गाय, हाथी। हिरण, सांप, गाय, हाथी। तो इसमें सांप अलग है, विषम है, तो आंसर बी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो हम करवा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर रेगुलर क्लास ले रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ग्रुप डी में साइंस का, एनवायरमेंट का, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहेंगे, पॉड बोलेंगे, पॉड। तो देख लीजिए क्या बोलेंगे, पॉड, गैंग नहीं, कॉलोनी तो बिल्कुल नहीं, स्कूल नहीं, क्या बोलेंगे, पॉड। डॉल्फिन के समूह को क्या बोलेंगे, पॉड बोलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लीमर क्या है। लीमर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आरआरबी में, बहुत बार पूछा गया आरआरबी के बहुत सारे एग्जामों में।
लीमर क्या है? लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। देख लीजिए कौन सा है। मेडागास्कर एक 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 साधारण मशीन है? नहीं। कैंसर विकास एक प्रकार है? मानव शरीर का एक हड्डी है? नहीं। क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। सिर्फ याद करने वाला है, याद करते रहो प्रॉपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से है? मोलस्का परिवार से, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। मोलस्का परिवार से कौन होगा? घोंघा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। केचुआ नहीं होगा, कॉकरोच नहीं होगा, स्टार्सली नहीं, घोंघा मोलस्का ग्रुप से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव, पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव, ये भी रिपीटेड है, तो इकाइनोडर्मेटा ये आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जीवों का ग्रुप होगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होगा? नीला। ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा ग्रुप मोलस्का परिवार से है? तो घोंघा। मोलस्का परिवार से कौन होगा? घोंघा। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको? सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में अपने शेयर करते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और जो भी कमी लग रही है, जैसे भी पढ़ना है आपको कमेंट में जरूर बताते रहिए। थैंक यू।